नमस्कार मित्रों। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम आप लोगों के समक्ष 10 रूपक की इन कक्षाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रथम प्रकाश को पहले पढ़ना प्रारंभ किया, जिसमें इसमें हम लोगों को पहला और तीसरा प्रकाश पढ़ना है। तो प्रथम प्रकाश के अंतर्गत हम लोगों ने मंगलाचरण से लेकर के और 5 अर्थ प्रकृतियाँ, 5 कार्यावस्थाएं, 5 संधियाँ, उन 5 संधियों के 12-13 ये अंग यानी कि 64 अंग हम लोगों ने पढ़ लिए। और जो इतिवृत्त होता है, कथा होती है, उस कथा के हम लोगों ने 27 यानी इतिवृत्त के 27 भेद देख लिए। और इसमें हम लोगों ने जो रूपक के 10 प्रकार हैं, रूपक के 10 प्रकारों के नामों को देख लिया। और रूपक में, नाट्य में, नाटक में, या रूपक नाट्य रूप में और नृत्य में इन सभी में क्या अंतर होता है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग उनको थोड़ा पहले ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। उनको आप पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा सरलता हो जाएगी और प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं इनसे, ठीक है। तो ये आपका नेट के लिए, पीजीटी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी ये कक्षा है आपके लिए। चलिए, तो अब इसके अंतर्गत हम लोगों को तृतीय प्रकाश में प्रथम प्रकाश में हम लोगों को संधियों को पढ़ना था, वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उन संधियों के अंदर कुछ होता है, मतलब संधियों का जो कुछ प्रयोजन है, समझिएगा कि संधि के जो अंग हैं वो कितने हैं, वो तो 64 अंग हो गए। अब उन 64 अंगों का क्या प्रयोजन है, आखिरकार ये संधियां क्यों हैं, इन संधियों की जरूरत क्या होती है। तो देखिए, ऐसा है ना, कथा जो है ना, कथा तो पुराणों में भी लिखी है, कथा तो पुराणों में भी कथाएं आई हैं। कथाएं तो जो है बहुत प्रकार के जो है बड़े बड़े महाकाव्यों में भी लिख दी जाती हैं, लेकिन उनमें वो आनंद नहीं रहता। कथाएं तो पुराणों में लिखी, इतिहास, महाभारत, रामायण में भी लिखी हैं, लेकिन उसमें वो चीज़ नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसमें एक सही तरीके से योजना नहीं बनाई जाती है। क्या नहीं बनाई जाती? योजना वहां पर नहीं बनाई जाती है। जबकि इसी चीज को जब हम यहाँ पर संधि और उसके अंगों में जब हम उस चीज को डाल देते हैं, तब वही चीज क्या हो जाती है, वही चीज एक पढ़ने योग्य और वो नाटक क्या हो जाता है, नाटक देखने योग्य हो जाता है। और वो नाटक क्या हो जाता है, वो नाटक मन को आकर्षित करने वाला नाटक हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्या प्रयोजन है, इसका प्रयोजन है कि कथा को एक सुंदर रूप देना, कथा को सुंदर रूप देना यहाँ पर इन संधि के अंगों का प्रयोजन है, ठीक है। तो उक्त अंगों का, संधि के 64 अंग हैं, चतुष्षष्टि माने 64 अंग हैं, और सोढ़ा का मतलब होता है 6, 16 नहीं होता, सोढ़ा माने 6, इनके प्रयोजन है। तो वो 6 प्रयोजन कौन कौन से हैं, ये हम लोगों को पढ़ना था। पिछले पाठ में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। तो अब हमको 6 प्रयोजन पढ़ने हैं। क्या है? तो आप जो कथा चाहते हैं, जो इष्ट आपके मन में है, जो आपकी बुद्धि में है, उसको क्या करते हैं आप, उसको रचते हैं। तो इष्टस्य अर्थस्य रचना, जो इष्ट माने कि जिसको चाहते हैं, ऐसे अर्थ माने कथा की रचना करना। इष्ट अर्थ माने बुद्धि में स्थिर की गई कथा वस्तु की रचना करना। क्या जरूरत है? ताकि वो कथा सुंदर बन सके, उस कथा वो जो है ना उबड़ खाबड़ ना रह जाए, वो कथा सुंदर कथा हो सके। उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए कथा मतलब वो बेडौल ना हो जाए, इसलिए क्या करना पड़ता है, उसको एक मन में पूरा उसको एक रूप देना पड़ता है, उसको एक विवक्षा के द्वारा मतलब विवक्षित करते हैं, जैसा हम कहना चाहते हैं। तो एक अच्छे ढंग से उसको कहने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, हमको इन जो 64 अंग हैं, इन 64 अंगों में कथा को विभक्त करना पड़ता है। तो इसलिए इष्टस्य अर्थस्य यानी कि उस विवक्षित जो कथा वस्तु है उसकी रचना करना, 64 अंगों के माध्यम से उसको विभाग करना, ठीक है। और क्या है? गोप्य गुप्ति। तो पहला इसका क्या प्रयोजन हो गया? इष्टस्य अर्थस्य रचना। जो इष्ट अर्थ है, मन में जिस प्रकार से उसको एक सुंदर रूप दिया गया है, उस इष्ट अर्थ की रचना, उसको निर्माण करना, ये कथा का प्रयोजन, ये 64 अंगों का प्रयोजन है और संधियों का प्रयोजन है। गोप्य गुप्ति है, देखिए कुछ कथा में ऐसी चीजें होती हैं जो अनुदात्त होती हैं, अर्थात अशिष्ट होती हैं, तो उनको क्या कर दिया जाता है, उन गोप्य चीजों को, गोपनीय चीजों को क्या कर दिया जाता है, उनको गुप्ति मतलब गुप्त कर दिया जाता है, यानी कथा से हटा दिया जाता है।
और कुछ उदात्त चीज होती हैं, माने जो मन को सुंदर लगने वाली होती हैं और जो उचित होती हैं, जो कि समाज के अनुकूल होती हैं, उनको क्या किया जाता है, उनका प्रकाशन किया जाता है। ये इन संधि के अंगों का, संधियों का प्रयोजन है। अब देखिए राग, राग किसे कहते हैं? तो जो कथा पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो कथा पढ़ने वाला व्यक्ति है अथवा नाटक को देखने वाला है, उसको क्या होना चाहिए, उसको उसके अंदर अनुराग उत्पन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुराग उत्पन्न होना चाहिए। वो उसके अंदर रुचि बढ़नी चाहिए उसको पढ़ने की। ये चीज होती है ये जो 64 अंगों का और 5 संधियों का यही प्रयोजन है। अब प्रयोगस्य आश्चर्यम, मतलब प्रयोग तो देखो आपको जो पुराण इत्यादि में पढ़ेंगे तो उसमें वो अद्भुत नहीं रहेगा उतना, लेकिन जब आप नाटक के रूप में देखेंगे ना तो आपको अत्यंत आश्चर्य होगा। आप राम कथा पुराण में पढ़ेंगे नहीं आएगा उतना अच्छा आनंद, लेकिन भवभूति को पढ़ेंगे तो आपको उस प्रयोग में, उस रचना में इतना आनंद आएगा, उसमें इतना आश्चर्य भरा हुआ है। और वृत्तांतस्य अनुपक्षया, और जो वृत्तांत है वो उसका उपक्षीण ना हो जाए, मतलब छीण ना हो जाए। जैसे आप पुराण में पढ़ते हैं तो पता चला एक कथा चली और एक कथा टूट गई, दूसरी कथा शुरू हो गई, दूसरी टूट गई, तीसरी शुरू हो गई, अब वो घूम करके फिर दूसरे में आ रहे हैं, फिर घूम के पहले में आ रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि वृत्तांत जो चल रहा है, जो कथानक चल रहा है, उसका उपक्षय मतलब हानि, उसका नाश नहीं होना चाहिए, वो टूटे नहीं। तो ये चीज जो है, इसीलिए क्या किया गया, इन 64 अंगों को और 5 संधियों को बनाया गया, ताकि इनके अंदर जब आप इस सांचे में फिट करके जब आप कथा को प्रयोग करेंगे तो वो टूटेगी नहीं, एक विशिष्ट उसका जो है स्वरूप बना रहेगा। वैसे सही बात यह है कि ये खांचे में डाली गई कथाएं उतना आनंद नहीं देती हैं। कालिदास इत्यादि जो है ना, उन्होंने जो बनाया, उन्होंने ऐसे नाट्य के नियमों का ध्यान नहीं रखा, इसलिए उसमें अधिक आनंद है। और भेड़ी संघार इत्यादि जो रत्नावली इत्यादि जो बनाई गई हैं, नियमों को ध्यान करके बनाई गई, उनमें उतना आनंद नहीं रह जाता है। तो इसलिए भले ही आप इन नियमों को ध्यान रखें, लेकिन आपके अंदर मौलिकता जरूर होनी चाहिए। लेकिन परीक्षा के लिए भाई आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, कि ये क्या है, ये संधि के अंगों के प्रयोजन है। इतना स्पष्ट हो गया कि क्या है, ये संधि के अंगों के प्रयोजन है। ये क्या है, संधि के अंगों के ये प्रयोजन है। इतना स्पष्ट हो गया। तो देखिए 6 प्रयोजन है, कौन कौन से? तो इष्टस्य अर्थस्य रचना पहला, गोप्य गुप्ति प्रकाशनम, रागः, प्रयोगस्य आश्चर्यम, वृत्तांतस्य अनुपक्षयः। 6 प्रयोजन आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इष्ट अर्थ माने बुद्धि में स्थिर की गई कथा वस्तु की रचना करना, गोपनीय वस्तु को गुप्त रखना और उस बात को प्रकाशित करना जो कथा वस्तु को समृद्ध कर सके। राग मतलब जो देखे नाटक को उसका अनुराग बढ़ता चला जाए। और प्रयोग की अद्भुतता, अद्भुत प्रयोग होना चाहिए, आश्चर्यजनक। इतिवृत्त माने कथानक का विच्छिन्न ना होना। तो ये जो है 6 प्रकार के प्रयोजन होते हैं, आपको इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, अब कहते हैं कि भाई ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि आपको क्या करना पड़ता है, जो चीजें अच्छी अच्छी चीजें हों वो तो दिखानी पड़ती हैं। क्या? जो आपकी उदात्त चीजें हों, जो क्या हों, जो शिष्ट हों, जो सदाचार के अनुकूल हों। जैसे अगर आप शकुंतला की कथा को मूल ग्रंथों में देखते हैं तो वहां पर सीधे सीधे शकुंतला और राजा के बीच में वहां पर उनका गांधर्व विवाह जो दिखाया जाता है, उसमें शकुंतला की कुछ ऐसा चरित्र दिखाया जाता है या राजा का ऐसा चरित्र दिखाया जाता है जो वहां पर अशिष्ट क्या मालूम पड़ता है, अशिष्ट चरित्र मालूम पड़ता है। लेकिन उसी चरित्र को कालिदास ने क्या किया, अभिज्ञान शाकुंतलम में उसी चरित्र को शिष्ट बना दिया है और अशिष्ट चरित्र को निकाल दिया। तो वो काम किया जाना चाहिए, अशिष्ट चरित्र को, अनुदात्त चीज को वहां से हटा देना चाहिए और शिष्ट और ग्रंथ के अनुकूल, लोगों के अनुकूल, समाज के अनुकूल, समाज में शिक्षा देने के लिए उस चरित्र को क्या करना चाहिए, उस प्रकार को बदल दिया जाना चाहिए और सही अच्छी अच्छी चीजों को सामने लाना चाहिए। तो द्वेधा विभागः कर्तव्यः, 2 प्रकार से विभाग किया जाता है। सर्वस्यापि इह वस्तुनः, सभी वस्तु का, इह माने यहाँ पर शास्त्र में सूच्यम एव भवेत किंचित, कुछ वस्तु सूच्य ही होती है और दृश्य श्रव्यम अथापरम, दूसरी वस्तु दृश्य और श्रव्य होती है, ठीक है। तो कुछ भाग जो है वो सूच्य ही होता है, कुछ भाग दृश्य और श्रव्य दोनों होता है, ठीक है। तो अब अगर आपसे वस्तु का विभाग पूछा जाता है
तो आप दो प्रकार से विभाग करेंगे। देखिए, हमने अभी तक कथा वस्तु के 27 भेद पढ़ लिए हैं, लेकिन ये दूसरे प्रकार से किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ भाग क्या होता है, सूच्य होता है, और कुछ भाग जो है वो दृश्य और श्रव्य होता है। ठीक है, तो जो दृश्य श्रव्य भाग होता है वो अंकों में विभक्त किया जाता है, और जो सूच्य भाग, वैसे तो अंकों में भी होता है लेकिन ये थोड़ा सा अंकों से अलग होता है। हाँ, जो सूच्य भाग होता है उसके लिए 5 अर्थोपक्षेपक आते हैं। क्या आते हैं? 5 अर्थोपक्षेपक आते हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, इतना समझ गए ना आप कि रूपक में संपूर्ण कथा वस्तु का दो प्रकार से विभाग कर देते हैं कि कुछ वस्तु, कथा वस्तु का कुछ भाग सूच्य ही होता है, कुछ भाग दृश्य श्रव्य दोनों होता है। ठीक है, तो देखिए, वस्तु के दो विभाग कर दिए, कौन कौन से? एक भाग होता है सूच्य, और एक, ये पहला हो गया, और दूसरा होता है दृश्य श्रव्य। दो भाग स्पष्ट हो गए कि नहीं आपको? अब देखिए, इसमें पहला भाग जो सूच्य है उसका वर्णन कर रहे हैं। दृश्य श्रव्य का नहीं, अभी सूच्य का वर्णन कर रहे हैं। तो सूच्य जो होता है वो होता है, देखिए, नीरसः। जो नीरस हो, कोई ऐसी भी चीज हो सकती है ना जो नीरस हो एकदम, मतलब कथा, मूल कथा में वो चीज क्या है, एकदम नीरस है, लेकिन जब हम उसको नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो या तो उसके अंदर रस भर दें, अगर रस ना भर पाए तो उसको या तो हटा दें, लेकिन उसको हटा भी नहीं अगर सकते हैं तो उसको हम सूच्य के अंदर डाल देते हैं। तो जो नीरस वस्तु होती है, अनुचित होती है, रंगमंच पर जिसको प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, वो वस्तु तत्र माने वहां पर मंच पर संसूच्य, उसको क्या कर दिया जाता है, सिर्फ सूचना दे दी जाती है। ऐसे वस्तु विस्तरह की, और जो बहुत बड़ी वस्तु हो, क्या हो, विस्तरह मतलब है बहुत बड़ी हो। अब जैसे जो है यहाँ पर जैसे भगवान राम के क्या हो गए हैं, पुत्र हो गए हैं, 12 वर्ष के पुत्र हो गए हैं, तो अब इस बात को सूचना वहां अंकों में थोड़े दिखाई जाएगी 12 साल तक क्या क्या हुआ, लेकिन उसको एक अर्थोपक्षेपक, विस्कंभक इत्यादि के द्वारा सूचना दे दी जाती है। अथवा जैसे वहां पर राजा और शकुंतला में क्या हुआ, प्रेम विवाह हुआ, उसके बाद जो है उनका मतलब कुछ दिन वो लोग साथ में रहे, शकुंतला गर्भवती हुई, तो ये सारी चीजें, प्रतिदिन की चीजें थोड़े वहां दिखाई जाएंगी। वहां तो क्या कर दिया जाता है, बस उस जो है सूचित कर दिया जाता है विस्कंभक के द्वारा कि जो है शकुंतला का विवाह हो चुका है इत्यादि, ये सब सूचित कर दिया जाता है। तो यही चीज है कि नीरस और अनुचित जो होता है, तत्र माने वहां पर वो संसूच्य होता है, सूचित कर दिया जाना चाहिए। ऐसे विस्तार मतलब बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं जो हैं उन चीजों को सूचित कर देना चाहिए। अदृश्य माने दिखाना क्या चाहिए, तो कहते हैं कि मधुर, जो मन को हरण कर लेने वाली हों, उदात्त यानी शिष्ट जो हों, जो सदाचार के अनुकूल हों, और रस भाव निरंतर, जो रसों से और भावों से लगातार भरी हों, ऐसी वस्तुओं को क्या करना चाहिए, वहां पर मंच पर दिखाना चाहिए। स्पष्ट है कि रूपक में नीरस और अनुचित कथा वस्तु रंगमंच पर प्रदर्शित न करके केवल स्पष्ट और सरल ढंग से सूचित कर देनी चाहिए, किंतु कथा वस्तु का जो भाग देखने में मन को हरे और जो उदात्त यानी शिष्ट यानी सदाचार के अनुकूल हो और रस और भावों से भरा हुआ हो, उसे जो है रंगमंच पर अभिनय के द्वारा प्रदर्शित करना चाहिए। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब कहते हैं कि तो जो सूचित करेंगे आप रंगमंच पर, उसके लिए आपको किस तरीके से करेंगे, तो कहते हैं सूच्यम, जो सूच्य वस्तु होती है, अभी सूच्य ही चल रहा है, यह सूच्य वस्तु पंचभिः, 5 अर्थोपक्षेपक ही, अर्थोपक्षेपकों के द्वारा प्रतिपादित की जानी चाहिए। देखिए, अर्थोपक्षेपक क्या होता है, अर्थ का उपक्षेपक यानी ज्ञान कराने वाला, ऐसा अर्थ जो हम रंगमंच पर दिखा नहीं सकते हैं, ये उसका भी ज्ञान करा देता है, उसकी भी सूचना दे देता है, इसलिए हम इसको अर्थोपक्षेपक कहते हैं। अर्थ का, कथा वस्तु का, उपक्षेपक माने सूचना देने वाला, उपक्षेपक मतलब सूचना देने वाला, अर्थ माने कथा वस्तु का, उपक्षेपक यानी सूचना देने वाला, उसे कहते हैं अर्थोपक्षेपक। अर्थोपक्षेपक के द्वारा वस्तु को क्या कर देना चाहिए, सूच्य मतलब उसका निर्देश दे देना चाहिए, सूचना कर देनी चाहिए। वो कितने होते हैं, वो संख्या में 5 होते हैं, उनके द्वारा वस्तु को प्रतिपादन कर देना चाहिए। कौन कौन से 5 हैं, विस्कंभक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार और प्रवेशक। विस्कंभक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार और प्रवेशक, ये 5 अर्थोपक्षेपक हैं, कथा वस्तु के सूचक हैं, इनके द्वारा सूच्य माने कथा भाग का प्रतिपादन कर देना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है
विस्कंभक है। तो विस्कंभक की परिभाषा को हम देख लेते हैं। बहुत बार आप जब नाटक पढ़ते होंगे तो उसमें विस्कंभक आता होगा, प्रवेशक आता होगा, चूलिका आता होगा, अंका शंकावतार आता होगा। तो उसको हम आज समझ लेते हैं कि विस्कंभक किसे कहते हैं। तो वृत्तवर्तिस्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः संक्षेपार्थस्तु विस्कंभो मध्यपात्र प्रयोजिता एकानेक कृतः शुद्ध संकीर्णो नीच मध्यमय। तो पहले तो आप कुछ बातें समझ लीजिए, क्या कि नाटक में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हो चुकी हैं, उनको हम अतीत कहते हैं, और कुछ घटनाएं नाटक में होती हैं जिनको हम भावी कहते हैं, जो आगे होने वाली हैं। उन घटनाओं की सूचना देनी पड़ती है, क्योंकि आप हर चीज दिखा नहीं सकते। तो वृत्त माने अतीत, और वर्तिष्यमाण का मतलब है भावी। वृत्त मतलब होता है अतीत जो घटनाएं हैं, और वर्तिष्यमाण का मतलब जो आगे होने वाली घटनाएं हैं। ऐसे जो कथा के अंश हैं उनको जो निर्दर्शक माने सूचित करता है, उनको जो सूचित करता है उसको हम क्या कहते हैं, विस्कंभक कहते हैं। अच्छा, वो विस्कंभक जो है संक्षेपार्थ माने संक्षेप के लिए होता है, क्योंकि अगर आपने अतीत की और भविष्य काल की सारी घटनाओं का वर्णन किया तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा। बहुत क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। तो मतलब सैकड़ों पेज लिख जाएंगे तब भी जाकर के आप सब चीजें बता नहीं पाएंगे। इसीलिए विस्कंभक किसके लिए होता है, विस्कंभक होता है संक्षेप के लिए, कि जब आप संक्षेप में ही सारी वस्तुओं का, सारे पदार्थों का निरूपण कर देते हैं। संक्षेपार्थस्तु विस्कंभः। विस्कंभः और विस्कंभक एक ही बात है। अब सुनिए, यहाँ पर ना दो प्रकार के पात्र होते हैं नाटक में। दो प्रकार के नहीं, तीन प्रकार के पात्र होते हैं। एक होते हैं उत्तम पात्र, कुछ होते हैं मध्यम पात्र, और कुछ होते हैं नीच पात्र। ठीक है, नीच का मतलब नीच जाति जिनको माना जाता है वो पात्र। उत्तम पात्र कौन से होते हैं, उत्तम पात्र के उदाहरण जैसे आपको हम बता देते हैं, राजा है, मंत्री है, पुरोहित है। ये हमेशा, ये सब क्या होते हैं, उत्तम पात्र होते हैं। और ये हमेशा क्या बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं। ये हमेशा संस्कृत भाषा ही बोलते हैं। मध्यम पात्र जो होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। कुछ आपके होते हैं शिक्षित पात्र। क्या होते हैं, कुछ होते हैं शिक्षित पात्र और कुछ होते हैं अशिक्षित पात्र। ठीक है, तो शिक्षित जो होते हैं वो आपके संस्कृत बोलते हैं, और अशिक्षित पात्र क्या करते हैं, सौरसेनी प्राकृत बोलते हैं। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया, और इतना स्पष्ट हो गया ना। तो अब देखिए, ये मध्यम दो प्रकार के। नीच पात्रों में जैसे आपके जो है चोर आ जाता है, और जैसे आपका शिकारी आ जाता है जिसको हम लोग व्याध कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर सेवक आ जाता है, सेवक आएगा तो सेविका भी आएगी। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी प्राकृत बोलते हैं, लेकिन इनकी जो भाषा होती है वो नीच प्राकृत होती है। क्या होती है, इनकी भाषा नीच प्राकृत होती है। तो उत्तम की होती है संस्कृत, मध्यम में इनसे बचे हुए जो नीच और उत्तम से बचे हैं वो मध्यम होते हैं। मध्यम इसमें शिक्षित जो होते हैं वो संस्कृत बोलते हैं, अशिक्षित वो है सौरसेनी प्राकृत बोलते हैं। अशिक्षित जो है वो सौरसेनी प्राकृत बोलते हैं। जो नीच होते हैं वो नीच प्राकृत भी कुछ नीच होती हैं वो उनको बोलते हैं। ठीक है, तो नीच पात्र में चोर, व्याध, सेवक, सेविका इत्यादि सब आ जाते हैं। ये नीच होते हैं, और इनके लिए हम अधम शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई। इनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अधम शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है ना, ये जो विस्कंभक होता है, ये विस्कंभक में हमेशा दो प्रकार के पात्र हो सकते हैं। एक होता है मध्यम पात्र और एक होता है नीच पात्र। तो जब सिर्फ मध्यम पात्र रहता है तो वो विस्कंभक कौन सा होता है, वो विस्कंभक शुद्ध होता है। और जब नीच और मध्यम दोनों प्रकार के पात्र होते हैं तो वो विस्कंभक संकीर्ण विस्कंभक कहा जाता है। स्पष्ट हो गया। जिस विस्कंभक में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, मध्यम पात्र होते हैं, वो शुद्ध विस्कंभक होता है। जिस विस्कंभक में मध्यम पात्र और नीच पात्र दोनों होते हैं वो संकीर्ण विस्कंभक होता है। तो आप इतना समझ गए कि नहीं। तो विस्कंभक में मध्यम पात्र भी हो सकते हैं और नीच पात्र भी हो सकते हैं।
ठीक है। और इसमें जो विस्कंभक में हमेशा याद रखिए। अच्छा, एक और बात आपको अभी यहीं बता देता हूं कि जो नीच पात्र हैं सिर्फ यही ये होते हैं किसमें, प्रवेशक जो होता है, प्रवेशक, प्रवेशक में सिर्फ और सिर्फ नीच पात्र ही होते हैं। हम अभी आपको प्रवेशक बताएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ नीच पात्र ही होते हैं, चोर ब्याध सेवक सेविका इत्यादि ही होते हैं। और विस्कंभक में मध्यम भी हो सकते हैं, नीच भी हो सकते हैं। तो जब मध्यम होंगे तो वो शुद्ध होगा, और मध्यम और नीच दोनों होंगे तो वो संकीर्ण होगा, और जब सिर्फ मध्यम होंगे तो शुद्ध होगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखिए, इतना आप स्पष्ट हो गया आपको। देखिए वही लिखा है कि एक अनेक कृतः शुद्ध, जब एक पात्र अथवा अनेक पात्र कैसा हो, जब आपका मध्यम हो तो वो विस्कंभक शुद्ध होता है, और अगर नीच पात्र प्लस मध्यम पात्र हो तो वो विस्कंभक संकीर्ण होता है। अगर नीच और मध्यम दोनों मिल जाते हैं पात्र तो वो विस्कंभक संकीर्ण होता है। और अगर एक और अनेक, चाहे एक हो चाहे अनेक, मतलब एक से ज्यादा, दो हो तीन हो, ऐसे अगर मध्यम पात्र हैं तो वो विस्कंभक शुद्ध होता है। वही बता रहे मध्य पात्र प्रयोजित, इसमें प्रयोजक के रूप में, मतलब इसके अंदर हमेशा मध्य पात्र जरूर रहेगा। अगर वो एक या अनेक मध्य पात्र है तो शुद्ध होगा, अगर वो संकीर्ण मतलब नीच और मध्यम दोनों पात्र हैं तो वो संकीर्ण हो जाता है। ये स्पष्ट हो गया। ठीक है, संकीर्ण मतलब ही होता है मिला हुआ, तो नीच और मध्यम दोनों मिले हुए हैं। तो वही बता रहे व्यतीत। अच्छा, व्यतीत मतलब है जो हो चुका है, जो भूतकाल की कथा है, और आगे होने वाली जो भविष्यत काल की कथा है उसके अंकों का सूचक। ठीक है, वृत्त मतलब भूतकाल की, और वर्तिष्यमाण मतलब आगे आने वाली कथा के अंशों का सूचक, और संक्षिप्त अर्थ वाला, संक्षेप अर्थ कहा था ना मैंने, इसका संक्षिप्त अर्थ होता है। और मध्यम दर्जे के पात्रों के द्वारा प्रयुक्त जो अर्थोपक्षेपक है वो विस्कंभक कहा गया। ये विस्कंभक दो प्रकार का होता है, शुद्ध और संकीर्ण। कितने प्रकार का होता है, शुद्ध और संकीर्ण। अब इनको बता देते हैं कि एक अथवा अनेक, लेकिन क्या होना चाहिए, मध्य पात्र के द्वारा जो संपादित विस्कंभक होता है वो शुद्ध होता है। स्पष्ट है। और जो नीच और मध्यम श्रेणी के पात्र हैं, क्या है, नीच और मध्यम श्रेणी के पात्रों के द्वारा मिलकर जो प्रयुक्त विस्कंभक है वो क्या कहलाता है, वो यहां पर जो है नीच और मध्यम श्रेणी के पात्रों के द्वारा मिलकर प्रयुक्त विस्कंभक संकीर्ण विस्कंभक कहलाता है। इतना आपको स्पष्ट हो गया। अब देखिए, ये बात भी यहां पर बता दी गई है कि रूपक में तीन तरह के पात्र होते हैं। रूपक में तीन तरह के पात्र होते हैं। उत्तम, एक मिनट, अच्छा ये आपको नहीं दिखा होगा, इसको आप देख लीजिए एक बार, ये अभी दिख रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये आप एक बार देख लीजिए इसको। अब देखिए क्या है, तो ये मैं आपको बता रहा था, ये मतलब जो नीच पात्र होते हैं वो नीच प्राकृत बोलते हैं, और जो मध्यम पात्र होते हैं शिक्षित और अशिक्षित, शिक्षित संस्कृत बोलते हैं, अशिक्षित सौरसेनी प्राकृत बोलते हैं। अच्छा, इसके साथ ही आप लोगों से अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को भी इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए, हम देखते हैं कि रूपक में जो है तीन तरह के पात्र होते हैं। उत्तम, उत्तम में राजा मंत्री पुरोहित आते हैं, हमेशा संस्कृत भाषा ही बोलते हैं। चोर ब्याज सेविका सेवक अधम पात्र होते हैं, ये प्राकृत भाषा बोलते हैं। और ये भी, वो भी कौन सी इनकी प्राकृत होती है, तो नीच यानी अधम श्रेणी की प्राकृत होती है। इसके अतिरिक्त अन्य मध्यम पात्र होते हैं। मध्यम पात्र दो प्रकार के हैं, शिक्षित और अशिक्षित। शिक्षित संस्कृत और अशिक्षित सौरसेनी प्राकृत बोलते हैं। ठीक है, अब प्रवेशक की हम लोग परिभाषा को देख लेते हैं कि प्रवेशक आखिरकार किसे कहते हैं, प्रवेशक क्या है। ठीक है, तो बता रहे हैं प्रवेशक किसे कहते हैं। तो तद्वदेव, तद्वत का मतलब तत्, तत् माने विस्कंभक, तत् माने विस्कंभक, विस्कंभक की तरह। विस्कंभक की तरह क्या है, तो जैसे विस्कंभक जो है वो भूतकाल की घटनाओं की और भावी यानी कि भविष्यत काल की घटनाओं की सूचना देता है, उसी प्रकार से ये भी भूतकाल की और भविष्यत काल की घटनाओं को सूचना देता है, घटनाओं की सूचना देता है। तद्वदेव, उसी तरह, विस्कंभक की तरह ही। अच्छा, यहाँ अनुदात्त उक्ति होती है। अनुदात्त का मतलब होता है नीच, आपने पढ़ा होगा नीचैर अनुदात्तः। तो अनुदात्त उक्ति माने नीच उक्ति के द्वारा, और इसमें हमेशा नीच पात्र का प्रयोग होता है। नीच मतलब अधम पात्र, अधम पात्र का प्रयोग होता है, अधम पात्र के द्वारा ये प्रयोजित होता है।
और प्रवेशः, प्रवेशः मतलब प्रवेशक, अंकद्वयस्य अंतः, ये हमेशा दो अंकों के अंतः माने मध्य में प्रवेश इसका प्रयोग किया जाता है। हमेशा याद रखिए, ये पहला अंक है, दूसरा अंक है, तीसरा अंक है, तो आपका जो प्रवेशक होगा वो हमेशा क्या होगा, दो अंकों के मध्य में ही होगा। तो जैसे यहां पर हो सकता है प्रवेशक, यहां पर हो सकता है प्रवेशक, तो दो अंकों के मध्य में ही प्रवेशक रहता है। कभी भी क्या नहीं होता है, ये जैसे पहला अंक के बाद में यहां पर प्रवेशक नहीं आता। लेकिन विस्कंभक यहां भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, दो अंकों के बीच में भी, दो अंकों के बीच में भी विस्कंभक आ सकता है, और पहले अंक के प्रारंभ में भी विस्कंभक आ सकता है। लेकिन प्रवेशक कभी भी पहले अंक के प्रारंभ में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि पहले अंक के पहले अगर कोई अंक होता तब ना दो अंकों के बीच में होता, लेकिन इसके एक मैंने पहले अंक के पहले तो कोई अंक है नहीं, तो इसलिए अगर इसको पहले प्रवेशक को रख देंगे तो दो अंकों के बीच में आएगा, कभी नहीं आएगा। इसलिए प्रवेशक कभी भी पहले अंक के शुरुआत में, जब नाटक में प्रस्तावना होती है, उस प्रस्तावना के बाद में, पहले नाटक में मंगलाचरण होता है नांदी, और उसके बाद प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद विस्कंभक तो देखा जाता है, लेकिन कभी भी प्रवेशक का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो तद्वदेव अनुदात्तोक्ति, अनुदात्तोक्ति मतलब जो नीच यानी अधम भाषा का प्रयोग, अधम, नीच मतलब अधम, अधम भाषा का, अधम भाषा की प्राकृत का प्रयोग होने पर, अधम भाषा की प्राकृत का प्रयोग होता है इसमें। अनुदात्तोक्ति मतलब अधम भाषा की प्राकृत का इसमें प्रयोग होता है। ठीक है, और नीच पात्र प्रयोजित है, यहाँ पर जो है अधम पात्रों के द्वारा ये प्रयोजित होता है प्रवेशक, और अंकद्वयस्य अंतः, दो अंकों के मध्य में ये होता है। ठीक है, कहाँ होता है ये, दो अंकों के मध्य में होता है। शेषार्थस्य उपसूचकः, और शेष अर्थ का ये क्या होता है, उपसूचक होता है। स्पष्ट हो गया? तो देखिए शेष अर्थ का, शेष अर्थ का मतलब क्या है, वो अर्थ जिसको आप मंच पर दिखा नहीं सकते हैं, जिसको आप मंच पर दिखा नहीं सकते हैं, उस शेष अर्थ का ये क्या होता है, उपसूचक मतलब सूचना देने वाला होता है। ठीक है, जो शेष अर्थ है जिसको आप मंच पर दिखा नहीं सकते हैं, उस अर्थ का, उस कथानक का क्या होता है, ये उपसूचक माने सूचना देने वाला होता है। स्पष्ट हो गया? वही बता रहे, उसी तरह तद्वदेव माने उसी तरह, मतलब विस्कंभक की तरह भूत और भावी कथानक को जोड़ने वाला नीच पात्रों के द्वारा निम्न भाषा में ये प्रयुक्त होता है, और दो अंकों के मध्य में ही ये स्थित होता है, और शेष माने अभिनय के द्वारा जो चीजें दिखाई नहीं जा सकती उनको ये सूचना देने वाला अर्थोपक्षेपक, ये प्रवेशक कहा गया है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा आप अंतर समझ लीजिए, क्या, थोड़ा सा दोनों में जो है अंतर समझा देता हूं मैं आपको, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें जो है कुछ अंतर हैं, उन अंतरों को आपको देखना है। अभी मैं आपको बताता हूं, एक मिनट रुकिए। देखिए, एक तो हो गया आपका विस्कंभक, क्या हो गया, विस्कंभक, और एक हो गया आपका प्रवेशक। ठीक है, इनके बीच में आपको अंतर जानना है, कौन कौन क्या क्या अंतर है। तो देखिए, इसमें क्या रहता है, विस्कंभक में अंतर और समानता दोनों बताऊंगा। ये भूत और भावी कथा की सूचना देने वाला होता है। ये भी भूत और भावी कथा की सूचना देने वाला होता है, और प्रवेशक भी भूत और भावी यानी भविष्यत काल की जो आगे होने वाली है, और जो पहले बीत चुकी है उसको भूत कहते हैं, और आगे होने वाली कथा को भावी कथा कहते हैं, उसकी ये भी सूचना देने वाला होता है। इतना स्पष्ट है? अच्छा, अब देखिए, इसमें जो है अगर पात्रों की बात की जाए तो विस्कंभक में क्या होता है, एक या एक से अधिक मध्यम पात्र का प्रयोग होता है, तो ये विस्कंभक शुद्ध माना गया है। और अगर मध्यम और नीच पात्रों का प्रयोग होता है तो ये विस्कंभक संकीर्ण माना जाता है। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया कि पात्रों के आधार पर अगर हम बात करते हैं
तो यहाँ पर क्या होता है, एक से अधिक अगर पात्र जो है अगर मध्यम पात्र हैं प्रयोग तो उनका शुद्ध विस्कंभक, और अगर मध्यम और नीच पात्रों का प्रयोग होता है तो वो संकीर्ण विस्कंभक माना जाता है। तो एक है एक, अब देखो मध्यम और नीच अगर रहेंगे तो वो एक से तो ज्यादा ही रहेंगे, तो संकीर्ण विस्कंभक माना जाता है। लेकिन अगर प्रवेशक की बात करें तो प्रवेशक में जो पात्र होते हैं वो हमेशा नीच पात्र ही, या फिर हम दूसरे शब्दों में अधम पात्र ही होते हैं, अधम पात्र ही यहां पर होते हैं। ठीक है, और इसमें भी एक भी हो सकता है पात्र, या फिर अनेक पात्र भी, एक से अधिक भी पात्र यहां पर हो सकते हैं। इतना स्पष्ट हो गया। अब देखिए पात्रों के अतिरिक्त और जो है हम देख लेते हैं इनकी समानता विशेषता क्या है। तो देखिए इसकी जो भाषा है वो हमेशा क्या होती है, जो अगर शिक्षित कोई मध्यम पात्र है तो क्या होगी, तो संस्कृत होगी। ठीक है, या तो संस्कृत हो सकती है, अथवा अगर मध्यम पात्र एक शिक्षित एक अशिक्षित है तो यहां पर माने इसको जो है थोड़ा सा, एक मिनट देखिए, एक तो इसकी भाषा क्या है, अगर मध्यम पात्र अशिक्षित है तो क्या होगी इसकी भाषा, सौरसेनी प्राकृत होगी। ठीक है, और अगर दोनों प्रकार के पात्र हैं शिक्षित और अशिक्षित तो इसकी भाषा क्या हो जाएगी, इसकी भाषा संस्कृत प्लस सौरसेनी प्राकृत हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसमें कोई निम्न पात्र भी है, अगर कोई निम्न पात्र भी है तो उसकी भाषा सौरसेनी प्राकृत तो हो ही सकती है, उससे भी अधम श्रेणी की प्राकृत हो सकती है, अथवा क्या हो सकती है, और भी अधम प्राकृत हो सकती है। और इसकी अगर भाषा की बात करें तो इसमें संस्कृत भाषा जो है वो कभी भी नहीं होती है, इसमें हमेशा जो है कौन सी होती है, माने निम्न प्राकृत ही होती है, नीच प्राकृत ही, इसमें अधम श्रेणी की प्राकृत का ही इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जरा हम प्रयोग की दृष्टि से देख लेते हैं। तो इसमें देखें अगर हम, तो देखो इसका जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग जो होता है, किसका प्रयोग, विस्कंभक का, पहले विस्कंभक है और इधर आपका प्रवेशक है। तो विस्कंभक का जो प्रयोग होता है वो अंकों के 2 अंकों के मध्य में भी हो सकता है, और प्रस्तावना के बाद माने पहले अंक में, इसका प्रयोग प्रथम में भी हो सकता है, और 2 अंकों के बीच में भी हो सकता है। प्रथम अंक में भी हो सकता है, पहले अंक में, और 2 अंकों के बीच में भी हो सकता है। लेकिन इसका प्रयोग पहले अंक में कभी भी, प्रथम अंक में जो है प्रस्तावना के बाद में कभी भी इसका प्रयोग प्रवेशक का नहीं हो सकता, हमेशा 2 अंकों के बीच में ही प्रयोग होता है, बीच में ही प्रयोग इसका होता है। ठीक है, अच्छा फिर अगर बात करें हम कि क्या ये भी जोड़ने वाले होते हैं, तो हाँ, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों जो है ये कथा को दोनों क्या करते हैं, ये जोड़ते हैं, ये टूटी हुई कथा को जोड़ते हैं, और क्या करते हैं, विशाल कथा को ये संक्षेप में ला देते हैं। दोनों कथा को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और उसको क्या करते हैं, संक्षेप में ला देते हैं। ठीक है, विशाल कथा को संक्षेप में ला देते हैं। दोनों टूटती हुई कथा को जोड़ते हैं और विशाल कथा को संक्षेप में ला देते हैं। तो ये चीज आप लोगों ने समझ ली इतना। ठीक है, इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई। विस्कंभक और प्रवेशक का अंतर ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी इसका लाभ ले सकें। अब देखिए चूलिका को पढ़ना है हमको। क्या है, चूलिका। तो देखिए आपको पता है ना, पर्दा पड़ा होता है। क्या पड़ा होता है, पर्दा पड़ा होता है। उस पर्दे के पीछे से जब आवाज आती है, जब सूचना दी जाती है, पर्दे के पीछे से जब सूचना दी जाती है, किसके द्वारा, जो पर्दे के पीछे लोग हैं उन लोगों के द्वारा जब सूचना दी जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम चूलिका कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट है। अंतः जवनिका संस्थैहि, जवनिका मतलब जो पर्दा होता है रंगमंच पर,
उसके हस्त मतलब होता है स्थित, तो जवनिका के अंतः माने अंदर जो स्थित हैं, उसके जो पीछे स्थित हैं, उन लोगों के द्वारा जब किसी अर्थ की सूचना दी जाती है, किसी कथा की, किसी बात की सूचना दी जाती है, तो उसको चूलिका कहते हैं। कि जवनिका माने पर्दे के भीतर स्थित पात्रों के द्वारा किसी अर्थ माने बात की सूचना दी जाती है, उसको चूलिका नाम का अर्थोपक्षेपक कहते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि अब देखिए आपके समक्ष फिर से एक कठिन चीज आ गई है, उसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये दो शब्द आए हैं, अंकास्य और अंकावतार। क्या आए हैं? अंकास्य और अंकावतार। तो आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। क्या आया है? अंकास्य और अंकावतार आ गया है। अब आपको इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अंकास्य और अंकावतार में थोड़ा सा अंतर क्या है। तो देखिए, अगर हम पहले बात करें अंकास्य की और इसके बाद बात करें अंकावतार की, ठीक है, तो देखिए इसमें जो है ये कहां अंकास्य कहां पर होता है? तो ये जो है अंक के अंत में होता है। ये भी कहां होता है? अंक के अंत में होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो अंकास्य है वो क्या करता है? अगले अंक की ये क्या करता है? अगले अंक की कथा को सूचित करता है, और ये भी क्या करता है? अगले अंक की कथा को सूचित करता है। इतना तो दोनों में समानता है, स्पष्ट है। लेकिन अब आप जरा देखिएगा तीसरे पॉइंट को, थोड़ा सा इसमें क्या है? अंतर है। क्या है? कि इसमें जो सूचना दी जाती है अगले अंक की कथा की, वो कथा जो होती है टूटी हुई कथा। ये टूटी हुई कथा की सूचना देता है। ये किसकी देता है? टूटी हुई कथा की, जो मतलब जो अभी जो पिछले जो अंक में कथा थी, उस कथा से एकदम टूटी हुई, एकदम अलग हुई कथा की सूचना देता है। और ये क्या करता है? जो कथा पिछले अंक में चल रही है, उसी कथा की, जो कथा चल रही है उस इसको हम कहेंगे अविच्छिन्न। क्या कहेंगे? अविच्छिन्न, माने जो कथा चल रही है उसी की, जो कथा माने चलती हुई कथा की सूचना देता है। चलती हुई कथा की सूचना ये देता है अंकावतार। ठीक है, अविच्छिन्न कथा की सूचना देता है। और ये बात तो हम आपको बता चुके हैं, अंक के अंतिम में ये होता है, ये अगले अंक की कथा की सूचना देता है, और ये टूटी हुई कथा की सूचना देता है, और ये अविच्छिन्न माने चलती हुई कथा की सूचना देता है। ठीक है, तो यहां पर क्या रहता है ना, यहां पर पूर्व अंक की कथा, पूर्व अंक की कथा और बाद वाले उत्तर अंक की कथा जो होती है वो समान नहीं, मतलब यहां पर नहीं होती। इस पिछले अंक में अलग कथा, उत्तर अंक में मतलब जो टूट गई थी वो आ जाती है। और यहां पर क्या रहती है? यहां पर पूर्व अंक की कथा बराबर यहां पर उत्तर अंक की कथा रहती। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? अब जरा हम इनको देख लेते हैं, इनका जो लक्षण क्या दिया गया है। तो देख लीजिए जरा इसको, कि अंकांत पात्रैहि अंकास्यम छिन्नांकस्यार्थ सूचनात्। स्पष्ट हो गया एकदम शब्द से ही। क्या? कि अंकांत पात्रैहि अंकास्यम, अंक के अंतिम में जो पात्र रहते हैं उनके द्वारा, अंक के अंतिम में जो पात्र रहते हैं, तो अंक के अंतिम में जो पात्र रहते हैं उन पात्रों के द्वारा जब छिन्न माने टूटे हुए अंक के अर्थ की, मतलब कथा की, अंक के कथा की सूचना दी जाती है, तो उसको हम अंकास्य कहते हैं। स्पष्ट है कि अंक के अंतिम में अभिनय करने वाले पात्रों के द्वारा जिस अंक में वे पात्र हैं, उस अंक से जो विच्छिन्न माने टूटी हुई कथा है, छिन्न माने विच्छिन्न,
जो अंक का अर्थ है माने टूटी हुई कथा, अंक का जो अर्थ मतलब कथा होता है, तो छिन्न माने टूटा हुआ, जो अंक की कथा, अर्थ माने कथा, उसको जब सूचित किया जाता है आगे आने वाले अंक के अर्थ की सूचना देने के कारण ये अंकास्य कहलाता है। इतना स्पष्ट है। अब अंकावतार किसे कहते हैं? तो अंकावतार कहते हैं अंकांते, जब अंक के अंतिम में, अंक के अंतिम में क्या होता है, पात्रों के द्वारा सूचना तो दी जाती है लेकिन वो अंकस्य अगले अंक का अविभागतः बिना टूटे, बिना टूटे, अविभाग, विभाग कहते हैं टूटना, अविभागतः बिना टूटे ही, अविच्छिन्न रूप से ही जब क्या होता है, अगले अंक का पातः माने अवतरण होता है। मतलब अंक के अंतिम में अगले अंक का अवतरण जो है वो बिना टूटे जब होता है, तो अंकस्य माने अंक का, अगले अंक का, अविभागतः माने बिना टूटे ही, पातः माने जब अवतरण होता है अंक के अंतिम में, तो इसीलिए हम अंक का पातः माने अवतरण, उसको तो अवतार कहते हैं, तो अंका अवतार इस प्रकार से बन जाता है। तो जहां पूर्व अंक की समाप्ति होने पर अगले अंक का कथा प्रवाह बिना रोके बदले अविच्छिन्न रूप से अवतरण होता है, वो अंकावतार कहलाता है। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? ठीक है। तो ये अंकास्य और अंकावतार, इस प्रकार से हमने क्या पढ़ लिए, हमने 5 अर्थोपक्षेपकों को यहां पर सीख लिया है और इन 5 अर्थोपक्षेपकों से बहुत ज्यादा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। एभिः संसूचयेत सूच्यम, इन विस्कंभक इत्यादि 5 अर्थोपक्षेपकों के द्वारा सूचित करने योग्य जो अर्थ है उसको क्या कर देना चाहिए, सूचित कर देना चाहिए। और रंगमंच पर जो अभिनय करने योग्य रंगमंच पर अभिनय करने योग्य जो अर्थ है, जो दृश्य, दृश्य मतलब होता है दिखाने योग्य, यानी अभिनय करने योग्य जो अर्थ है उसको अंकों के द्वारा, किसके द्वारा, अंकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाना चाहिए। समझिएगा, इसलिए कि जो चीज क्या होती है, जो सूच्य होती है उसको 5 अर्थोपक्षेपकों के द्वारा दिखाया जाता है, माने सूचित किया जाता है, और जो चीज दृश्य श्रव्य होती है, जो चीज दिखाई देने योग्य और सुनाई देने योग्य होती है, उसको क्या किया जाता है, उसको जो है अंकों के द्वारा, अंकों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो विस्कंभक इत्यादि अर्थोपक्षेपकों के द्वारा सूचित करने योग्य अर्थ को सूचित करना चाहिए। ये भी माने इन विस्कंभक इत्यादि के द्वारा जो सूच्य अर्थ होता है उसको संसूचय सूचित करना चाहिए, और जो दृश्य होता है, दिखलाई मतलब दिखाए जाने योग्य अर्थ होता है, रंगमंच पर अभिनय किए जाने योग्य अर्थ होता है, उसको अंकों के द्वारा प्रदर्शित करना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि अंक अलग चीज है और अंक के प्रारंभ में क्या आ जाता है, कई बार विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, ठीक है। और अंक के अंतिम में क्या आ जाता है, अंकास्य और अंकावतार, ठीक है, ये अंक के अंतिम में आते हैं। और विस्कंभक, प्रवेशक ये अंक, और चूलिका प्रायः जो है, चूलिका तो बीच में भी आ जाती है, और विस्कंभक प्रवेशक अंक के पहले ही आता है, ठीक है। पहले का मतलब समझिएगा, पहले अंक के पहले प्रवेशक नहीं आता, ठीक है। अब देखिए, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को भी इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, नाट्य धर्म के आधार पर कथा वस्तु के भेद। देखिए, कथा वस्तु जो है अभी ऊपर बताए सूच्य और दृश्य। देखिए, पहले कथा वस्तु के कितने भेद किए थे, पहले 27 भेद किए थे, और उसके बाद कथा वस्तु के 5 अर्थोपक्षेपक और 1 अंक, तो टोटल कितने भेद कर दिए, 6 भेद कर दिए। और अब फिर से कथा वस्तु के कुछ भेद करेंगे, ठीक है। तो नाट्य धर्मम अपेक्ष एतत्, नाट्य धर्म की अपेक्षा, नाट्य धर्म किसे कहते हैं, नाट्य का स्वभाव, नाट्य का स्वभाव, उसको लेकर के जो है कथा वस्तु कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। नाट्य धर्म को अगर देखा जाए तो नाट्य का जो स्वभाव है, नाट्य का जो अभिनय का नियम है, नाट्य का जो स्वभाव है, उस धर्म की अपेक्षा अगर देखा जाए उसकी दृष्टि से, तो फिर से ये पुनः वस्तु त्रिधा स्थिते, नाट्य जो वस्तु है, कथा है, उस कथा वस्तु वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। की दृष्टि से वस्तु जो है 3 प्रकार की बताई गई है नाट्य धर्म के आधार पर। देख लेते हैं कौन कौन सी है भाई 3 प्रकार की। तो कहते हैं, देखो, सबसे पहले जो है ऐसा हो सकता है नाटक में, क्या हो सकता है, नाटक में देखो कुछ बात ऐसी हो जो सिर्फ कुछ लोगों को सुनाना चाहते हो, और कुछ बात ऐसी हो जो हम सबको सुनाना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, अब जो होती है ना,
और कुछ बात ऐसी हो जो किसी को भी सुनाना हम नहीं चाहते हो, किसी को भी सुनाना नहीं चाहते हैं। तो कुछ लोगों को सुनाना चाहते हैं, सबको सुनाना चाहते हैं, और कुछ होती है जो हम किसी को भी सुनाना नहीं चाहते हैं। यद्यपि ये बातें जो है ना वो किसके लिए हैं, ये जो है रंगमंच पर उपस्थित पात्रों के नियम हैं। किसके उपस्थित हैं? रंग मंच पर जो पात्र हैं उन पात्रों के लिए ये नियम हैं। लेकिन जो बाहर बैठा जो दर्शक है, क्या है? जो दर्शक है उसका नाम सामाजिक भी है। हम आपको पढ़ा चुके हैं काव्य प्रकाश में, बहुत अच्छे से जो है इसको हम आपको वर्णित कर चुके हैं। जो दर्शक है, सामाजिक है, श्रोतागण है, ऑडियंस जिनको कहते हैं, तो वो लोग जो है ना वो तो इसको भी सुनेंगे, इसको भी सुनेंगे और इसको भी सुनेंगे। लेकिन रंगमंच के पात्रों की चर्चा अगर करेंगे तो कुछ ऐसी चीजें होती जो हम कुछ लोगों को सुनाना चाहते हैं, कुछ सबको, कुछ किसी को नहीं सुनाना चाहते हैं। तो जो कुछ लोगों को सुनाना चाहते हैं उसको हम नियत श्राव्य कहते हैं, जो हम सबको सुनाना चाहते हैं उसको हम सर्व श्राव्य कहते हैं, और कुछ होती हैं जो उसको हम किसी को नहीं सुनाना चाहते हैं उसको अश्राव्य कहते हैं। ठीक है, वही बता रहे हैं कि सर्वेषां नियतस्यैव श्राव्यम अश्राव्यमेव च। कुछ वस्तुएं होती हैं सर्वेषां श्राव्यम, जो हम सबको सुनाना चाहते हैं, कुछ सबको सुनाना चाहते हैं। कुछ नियतस्यैव, कुछ निश्चित लोगों को ही हम सुनाना चाहते हैं। और कुछ होती हैं अश्राव्यम, माने जो हम किसी को भी सुनाना नहीं चाहते। वही बता रहे हैं कि सबके लिए सुनने योग्य सर्वश्राव्य, कुछ नियत जनों को ही सुनने के योग्य नियत श्राव्य, और किसी को भी ना सुनने के योग्य वो होती है अश्राव्य। अब देखिए, सर्वश्राव्य का एक नाम दिया गया है प्रकाश। आपने कई बार नाटक पढ़ते समय प्रकाश सुना होगा। तो प्रकाश का मतलब होता है कि अब वो जो बोलेगा वो सबको सुनाते हुए बोलेगा। ठीक है, अब कई बार आपने नाटक में पढ़ा होगा स्वगत, पहले लिखा होता है, इधर कुछ भी लिख दिया, पात्र का नाम लिख दिया और उसके आगे लिख दिया स्वगत। इसका मतलब वो अपने मन ही मन में बोल रहा है, तो वो अश्राव्य होता है। तो किसी पात्र को सुनाई नहीं देता, लेकिन और सभी लोग वहां पर सुनते हैं, लेकिन अन्य जो पात्र होते हैं वो ऐसा अभिनय करते हैं कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है। और जो सर्वश्राव्य होता है वो सबको सुनाई देता है। सर्वश्राव्यम प्रकाशम स्यात्, उसके लिए नाटक में क्या प्रयोग करते हैं? प्रकाश। और अश्राव्य, उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं नाटक में? हम स्वगत शब्द का प्रयोग करते हैं। कई बार आपने नाटक में देखा होगा ना, जब आप कोई नाटक पढ़ेंगे तो उसमें लिख दिया जाता है स्वगत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने मन में बोल रहा है। और फिर उसके बाद में लिख दिया जाता है प्रकाश। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो सबके सामने बोल रहा है। ठीक है, अच्छा, तो प्रकाश और स्वगत समझ गए कि नहीं आप? सबको सुनने लायक वस्तु प्रकाश कहलाती है, उसको सर्वश्राव्य कहते हैं। ठीक है, और अश्राव्य वस्तु जो है वो स्वगत कहलाती है। तो ये दो भेद हम लोगों ने समझ लिए। तीसरा भेद होता है नियत श्राव्य का, कुछ लोगों को ही सुनाते हैं। तो नियत श्राव्य जो होता है ना वो भी दो प्रकार का होता है। क्या होता है कि, अच्छा, यहाँ एक बात इन्होंने बता दी है कि ये ध्यान रखने योग्य बात है कि कुछ वस्तु जो होती हैं वो अश्राव्य होती हैं, किसी को सुनाने लायक नहीं होती। कुछ नियत श्राव्य होती हैं, अर्थात कुछ लोगों को ही सुनाने लायक होती हैं। ये जो कहा गया है वो अभिनय करने वाले पात्रों को ध्यान में रख करके कहा गया है कि वो लोग तो ऐसा अभिनय करेंगे कि उनको कुछ सुनाई दे रहा है, उनको नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन श्रोताओं को तो रूपक की एक एक बात सुनाने के लिए है, तभी तो उन्हें रस का पूर्ण आस्वादन होगा। तो इसलिए जो श्रोताजन है वो चाहे अश्राव्य हो, चाहे नियत श्राव्य हो, चाहे स्वगत हो, हर चीज को श्रोता लोग तो सुनते ही हैं। ठीक है, क्योंकि हर चीज वहां जोर जोर से ही बोली जाती है, बस अन्य पात्र अभिनय करते हैं कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है। अब देखिए क्या है, अब देखिए हमने तीन विभाग किए, और तीनों में हमने सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था सर्वश्राव्य। सर्वश्राव्य माने सबको सुनाने के लिए, इसको प्रकाश भी कहते हैं। और दूसरा विभाग था जो है नियत श्राव्य, इसको अभी हमने चर्चा नहीं किया है। और तीसरा जो विभाग था वो आपका था अश्राव्य। अश्राव्य का मतलब होता है जो किसी को भी हम सुनाना नहीं चाहते हैं। तो अश्राव्य का दूसरा नाम होता है, इसका दूसरा नाम होता है स्वगत। क्या कहते हैं इसको? स्व मतलब अपने अंदर ही, गत माने गया हुआ, जो बात अपने अंदर ही चले उसको अश्राव्य कहते हैं। लेकिन जो नियत श्राव्य वाला भेद है भाई साहब, इसके कितने भेद होते हैं? बोले इसके भी दो भेद होते हैं। एक होता है जनांतिक, एक क्या होता है? जनांतिक। और दूसरा जो इसका भेद होता है वो होता है अपवारित। ठीक है, अपवारित, दो भेद होते हैं। वही लिखा है कि दुधा माने दो प्रकार का, अन्यत माने दूसरा वाला। नियत श्राव्य वाला जो था वो नाट्य धर्माख्यम, जो दूसरा नाट्य धर्म था ना
उस जो दुधा माने दो प्रकार का होता है, अन्य तो माने दूसरा वाला नाट्य धर्म ना, जो दूसरा वाला नाट्य धर्म था ना, वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? जनांत और अपवारित। ठीक है, तो अन्यत नाट्य धर्म, अन्य नाट्य धर्म नियतश्राव्य दो प्रकार का है। जनांत मतलब जनांतिक और अपवारित अपवारित। ठीक है, दो प्रकार का ही होता है। अब हम जनांतिक और अपवारित को समझेंगे। देखो, इनको समझना बहुत सरल है। जनांतिक में क्या होता है, हम अपनी बात किसी दूसरे को कहेंगे, अपवारित में भी क्या कहेंगे, कहेंगे, लेकिन जनांतिक में जो होता है वो हम क्या करते हैं, यहां पर हम ना समूह में ही कह देते हैं। क्या करते हैं? जनांतिक और अपवारित में क्या करते, देखो ये दोनों बातें तो गोपनीय हैं, जिसको कहेंगे वही सुनेगा, गोपनीय है, जिसको कहेंगे वही सुनेगा। ठीक है, लेकिन जनांतिक जो है वो लोगों के, जन के समूह में कहा जाएगा, और ये जो होगा ना, ये जन समूह में नहीं कहा जाएगा, ये जो है एक और हट करके, एक साइड में, एक साइड, एक साइड होकर के कहा जाएगा। ठीक है, यहां एक अंतर क्या है कि इसमें जो है अपना मुंह फेर के बात की जाएगी, मुंह फेर के, जैसे हम ऐसे मुंह फेर लें और फिर हम किसी को कहें, तो इसमें अपवारित में। लेकिन जनांतिक में जो है ना, यहां पर एक शब्द है त्रिपताका, इसमें त्रिपताका कर, कर मतलब होता है हाथ, इसमें हाथ को त्रिपताका की मुद्रा में कर लिया जाएगा, और फिर मुंह छिपा की बात, जैसे हम लोग कहते हैं ना, ऐसे मुंह छिपा की बात करते हैं, ऐसे करके बात करते हैं। लेकिन वहां जो नाटक में होता था ना, उसमें तीन पताका है। तीन पताका मतलब है उठी हुई। देखो, पताका क्या होता है? जो ऊंची सी चीज हो। देखो, एक पताका हो गई, दूसरी पताका हो गई, तीसरी पताका हो गई, ये तीन पताकाएं दिख रही है ना आपको, इसी को त्रिपताका कहते हैं। यहाँ जो अनामिका है इसको मोड़ लिया है, और अंगूठे को मोड़ लिया, अनामिका इसको मोड़ लिया, इसको कर दिया। ठीक है, ये क्या है? ये त्रिपताका है। स्पष्ट हो गया कि नहीं? ये स्पष्ट हो गया ना? ये जो है त्रिपताका की मुद्रा है। ठीक है, यहां पर ये देखो, इसको हमने क्या किया, अनामिका को मोड़ करके, और हमने इसको अंगूठे को जोड़ दिया। ठीक है, तो ये किसकी मुद्रा हो गई? त्रिपताका की मुद्रा हो गई। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया आपको? चलिए, त्रिपताका में क्या होता है, तो इसमें जो है तीन पताकाएं, एक दो तीन, तीन उंगलियां तो मोड़ मतलब ऊपर खड़ी कर देते हैं, और जो अनामिका है उसको क्या करते हैं, उसको मोड़ लेते हैं, और अंगूठे को भी मोड़ लेते हैं, और जो है फिर क्या बन जाती है, वो त्रिपताका बन जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये स्पष्ट हो गया आपको। अब देखिए, इनका हम जरा लक्षण देख लेते हैं, क्या समस्या है भाई। कि त्रिपताका करेण, त्रिपताका कर बना करके, अन्यान दूसरे लोगों को, अपवार्य एक और करके, अंतरा मतलब कई लोगों के बीच में, अंतरा का मतलब होता है बीच में, किसके बीच में? कई लोगों के बीच में, कई लोगों के बीच में जब कथा माने बातचीत को किया जाता है, अन्योन्य आमंत्रणम, अन्योन्य मतलब होता है परस्पर, परस्पर आमंत्रण माने बातचीत को किया जाता है, यत् स्यात् जनान्ते तत् जनान्तिकम, जनान्ते यानी लोगों के मध्य में, लोगों के मध्य में जो किया जाती है, बातचीत की जाती है, अन्योन्य मतलब परस्पर, आमंत्रण माने बातचीत जो स्यात् माने होती है, उसको हम जनांतिक नाम देते हैं। ठीक है, वही बता रहे हैं कि चल रहे संवाद के बीच में जब त्रिपताका रूपी हाथ की मुद्रा के द्वारा दूसरे पात्रों को बचा करके कतिपय जनों के मध्य में दो पात्र आपस में परस्पर जो बातचीत करते हैं, वो जनांतिक कहलाता है। इसको देखो, अनामिका और अंगूठा मोड़ देना है, देखो अनामिका और अंगूठा मोड़ देना है, और बाकी सभी उंगलियों को ऊपर की ओर उठा करके इस प्रकार से जो है हाथ को त्रिपताका मुद्रा कहते हैं। स्पष्ट हो गया? अब देखिए क्या है, कथम दोनों गोपनीय है, हम आपको पहले अंतर बता चुके हैं। ठीक है, फिर क्या है, रहस्यम कथ्यते अन्यस्य परावृत्यापवारितम, जब किसी अन्य को क्या किया जाए, परावृत्या का मतलब है मुंह घुमा करके, जब रहस्य माने गोपनीय बात कही जाए तो उसको अपवारित कहते हैं। ठीक है, यहां पर स्पष्ट है। तो बहुत पात्रों के रहते जहां किसी एक पात्र के द्वारा मुंह दूसरी ओर करके और थोड़ा हट करके जो है गोपनीय बात की जाती है, तो वो अपवारित कहलाता है। ठीक है, उसे अपवारित कहते हैं। जब मुंह घुमा करके, परावृत्या माने मुंह घुमा करके अन्य को जब रहस्य कथ्यते कहा जाता है तो उसको अपवारित कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार, जनांतिक और अपवारित। तो ये गोपनीय कथन दोनों हैं,
इसमें जो है यहां पर त्रिपताका कर से मुंह को छिपा के बातचीत की जाती है, अपवारित में मुंह दूसरी ओर फेर के की जाती है, जनांतिक जनसमूह में कहा जाता है, या जन समूह से एक और हट करके कहा जाता है। ठीक है, अपवारित। अब आता है आकाश भाषित। आकाश भाषित आता है, आकाश भाषित। ठीक है, जैसे मैं मंच पर खड़ा हूं और मैं क्या कर रहा हूं, आकाश भाषित कर रहा हूं, तो मैंने अपना मुंह एक आकाश की तरफ घुमा लिया, मैंने कहा किम ब्रवीसी, अरे क्या बोल रहा है तू। अच्छा, अब देखो उधर से आप लोगों को आवाज आ रही है क्या, मैं तो अभी तो मैं ही बोल रहा हूं, लेकिन मान लो जैसे मैं मंच पर खड़ा हूं, दूसरा कोई और है ही नहीं, और मैं बोल रहा हूं, और देवदत्त बताओ क्या हालचाल है, क्या कह रहे हो। अच्छा, अब देखो देवदत्त ने तो कुछ नहीं कहा, आप लोगों को भी सुनाई नहीं दिया होगा, लेकिन अगर मैं ही उसकी बात दोहरा करके बोलूं, अच्छा देवदत्त ये कह रहे हो कि तुम अच्छे हो और कहां जा रहे हो। ठीक है, उसने कुछ नहीं कहा, मैं ही अपने उसको बोल करके अच्छा क्या कह रहे हो, अच्छा विद्यालय जा रहे हो। ठीक है, तो ये जो मैंने कहा ना, मैंने क्या किया, उसके संवाद को भी दोहरा दिया। अब क्या बोल करके, अच्छा क्या बोल रहे हो, विद्यालय जा रहे हो, अच्छा ठीक है, और आगे का क्या कार्यक्रम है। तो अब उस उधर से तो कोई आवाज नहीं आई, तो मैंने ही कह दिया कि अच्छा क्या बोल रहे हो, अगले दिन ये करोगे, तो ऐसे करके मतलब कुछ भी है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर जो है ना, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा रहता है और आकाश की ओर मुंह किए रहता है, और दूसरा व्यक्ति वहां नहीं होता है, वो दूसरे व्यक्ति की बातों को दोहरा देता है। क्या बोल करके, पहले ये लगाएगा किम ब्रवीसी, क्या बोलते हो, ये जोड़ेगा अपनी हर बात में, और देवदत्त कहां जा रहे हो ये पहले कहेगा, फिर देवदत्त तो कुछ कहेगा नहीं, तो वो कहेगा क्या बोलते हो देवदत्त, क्या बोल रहे हो देवदत्त, अच्छा विद्यालय जा रहे हो। देखो यहां देवदत्त ने नहीं कहा, इसी ने उसकी बात को दोहरा दिया। अब देवदत्त की बात को जब दोहरा दिया तो श्रोताओं ने उसकी बात को पकड़ लिया, समझ लिया, तो इसीलिए क्या होता है कि श्रोता लोग इसकी तो सुन ही लेते हैं, अब प्लस जब ये क्या कह रहे हो, कह रहे हो, और साथ साथ में क्या कह देता है, विद्यालय जा रहे हो, जा रहे हो, तो ये कह देता है, यही बोल देता है। इससे समझ में आ जाता है कि देवदत्त ने कहा है कि वो विद्यालय जा रहा है। इससे देवदत्त की बात भी समझ में आ जाती है और इसकी बात भी समझ में आ जाती है। तो देवदत्त वहां होता नहीं है, देवदत्त ना बोलता है, बस ये ही क्या कर देता है कि क्या कह रहे हो ऐसा बोल करके, और फिर देवदत्त की बात को जो दोहरा देता है, अच्छा विद्यालय जा रहा हूं या जा रहे हो, ऐसा कह के उसकी बात को दोहरा देता है। तो इससे क्या होता है, इससे यहाँ पर अगला आदमी जो देवदत्त या यज्ञदत्त या जो भी जितने लोगों के साथ भी ऐसे बात कर सकता है, किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं, उसको कहते हैं आकाश भाषित। अच्छा, यहाँ देवदत्त है नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है इसको कुछ भी, लेकिन फिर भी ये नाटक कर रहा है देवदत्त की बात सुनने का। समझिएगा, ये कहेगा और देवदत्त कहाँ जा रहे हो, और जैसे आप लोग मुझे देखें और मैं पूछूं और भाई समीर कहाँ जा रहे हो, समीर कुछ नहीं बोला, अब मैंने कान लगा दिया इसे, अच्छा क्या कह रहे हो, क्या कहते हो, अच्छा विद्यालय जा रहे हो। तो ये क्या है, ये जो है ना कान लगा के अभिनय करना ऐसा कि है कुछ नहीं वहां, अनुक्त बात है, लेकिन फिर भी मानो उसको कुछ सुनाई दे रहा है, इसको कहते हैं आकाशभाषित। कि किम ब्रवीस, ये चीज हर बात में वो जोड़ेगा कि इत्येवम इत्यादि इस प्रकार से, इत्यादि बोल करके, एवं माने इस प्रकार से, इत्यादि बोल करके, और बिना पात्रम, कोई पात्र नहीं है, और फिर भी अगर कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है, अभिनय करता है, ब्रवीत यत अश्रुत्वा इव, इव का मतलब होता है मानो, श्रुत्वा माने सुन करके, अनुक्तम अपि, अनुक्त माने जो चीज नहीं कही गई है, वहां कोई दूसरा है ही नहीं, तो वहां कोई दूसरा है ही नहीं, तो अनुक्तम अपि मतलब नहीं कही गई वस्तु को भी, बात को भी, श्रुत्वा इव मानो सुन करके, एक माने जब एक व्यक्ति क्या करता है, जब इस प्रकार से यत ब्रवीत जब बोलता है, तत्स्यात् उसको कहते हैं आकाश भाषित। उसको क्या कहते हैं, उसको आकाश भाषित कहते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई कि नहीं। अनुक्तम अपि मतलब ना सुनी हुई चीज को भी, इव श्रुत्वा, इव माने मानो, श्रुत्वा सुन करके, अपि माने भी, एक माने एक, जब बिना पात्र के ही ब्रवीति बोलता है, यत माने जो, तत् माने तो, आकाश भाषित होता है, उसको आकाश भाषित कहते हैं। तत्स्यात् आकाश भाषितम, उसको क्या कहते हैं, आकाश, यहां पर आकाश भाषित कर लेना है, ठीक है, उसको आकाश भाषित कहते हैं। तो वही जहां कोई एक ही पात्र बिना किसी दूसरे पात्र के, बिना ही मतलब बात करता है, और किसी को बिना कुछ कहे भी मानो सुन करके, अब ये चीज जोड़ेगा हर बात में, क्या कह रहे हो, और बोल करके उसकी बात भी दोहरा देगा,
तो श्रोता लोग समझ जाएंगे कि दूसरा व्यक्ति वहां जो कोई है ही नहीं, श्रोता लोग अनुमान लगा लेंगे अच्छा ये भी है, वो इसकी बात सुन रहा है। तो इस प्रकार का जब कथोपकथन किया जाता है उसको आकाशभाषित कहते हैं। ठीक है। इत्याद्यसे समीह वस्तु विभेद जातम रामायणादि च विभाव्य बृहत् कथांच आसूत्रयेत् तदनु निर्नेत्र रसानुगुण्यात् चित्राम कथाम उचित चारु बचः प्रपंचैः। देखिए क्या कह रहे हैं, इत्यादि इस प्रकार से, इत्यादि मतलब ये सब, अशेषम माने पूरी तरह से, ये माने यहां पर वस्तु विभेद जातम, वस्तु का जो विभेद है, समझिएगा। सबसे पहले जो वस्तु थी उस वस्तु को कितने भाग में बताया, 27 भाग में। उसके बाद में इस वस्तु को कितने भाग में बताया था, माने सूच्य और दृश्य श्रव्य, और उसके भी टोटल कितने, 5 कर दिए थे इसके और एक, तो मतलब कि ये टोटल अगर बात की जाए तो ये 7 हो गए थे, 27 और 7। फिर उसके बाद में वस्तु का विभाग 3 प्रकार से किया था, 3 प्रकार से किया था। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से किया था। और 3 में भी जो है फिर बीच वाले के 2 भाग कर दिए, इधर एक एक हो गया, तो ये टोटल अगर बात की जाए तो ये 4 प्रकार की हो गई, और एक जो है वो आकाश भाषित कर दी। तो इस प्रकार से 27 भेद, 7 भेद, 4 भेद और इधर एक भेद। तो इस प्रकार से वस्तु के सारे भेद 27, 7, 34, 4, 38 और 1 39, तो वस्तु के 39 प्रकार के जो भेद हैं यहाँ पर दिखा दिए गए हैं। हर प्रकार से भेद दिखा दिया। अगले जो प्रकाश है उसमें किसका भेद दिखाएंगे, नेता का बताएंगे, नेता के चक्कर में नायिका का बताएंगे और बहुत सारी चीजें बताएंगे। ठीक है। और उसके अगले प्रकाश में जो तृतीय प्रकाश है, उस तृतीय प्रकाश में आपको क्या बताएंगे, उसमें आपको 10 रूपक जो बताए थे, नाटक, भाण, प्रहसन, समवकार, डिम इत्यादि, उन 10 रूपकों का वर्णन मिलेगा। और उसके बाद जो आपको चौथा मिलेगा जो उल्लास, उस प्रकाश, उसमें आपको रसों का वर्णन मिलता है। हमको अब 10 रूपकों का वर्णन पढ़ना है। हमने वस्तु के विभेदों को पढ़ लिया है, और ये प्रथम प्रकाश में जो कि वर्णित किया गया है, ये आपके लिए परीक्षा में और तृतीय प्रकाश अत्यंत उपयोगी है। यदि कुछ नेताओं का वर्णन भी है उसके लिए हम अतिरिक्त बना देंगे। ठीक है। चलिए, तो ये आपके सामने आ गया कि वस्तु के जितने भी भेद हैं उन सबको क्या करना चाहिए, इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। और रामायण आदि, रामायण को पढ़ना चाहिए। विभाव्य मतलब है विचार करना चाहिए। विभाव्य का मतलब क्या होता है, अच्छे से उसका विचार करना चाहिए। ठीक है। और बृहत् कथा जो गुणाढ़ ने लिखी है, गुणाढ़ ने लिखी है बृहत् कथा, उस बृहत् कथा को अच्छे से पढ़ना चाहिए, विभाव्य विचार करना चाहिए। रामायण इत्यादि का विचार करना चाहिए। ठीक है। और सारी वस्तुओं का जो भेद है उसको भी क्या करना चाहिए, अशेषम माने पूरी तरह से, इत्यादि रूप से जो है ये माने यहाँ पर जितना भी बताया गया उसको अच्छे से विचार करना चाहिए। फिर बोले विचार करके क्या करना है, कहा आसूत्रयेत। आसूत्रयेत का मतलब है रचना, ग्रंथ बनाओ। क्या बनाओ, ग्रंथ रचना करो। आसूत्रयेत मतलब ग्रंथ। कब, तदनु, तदनु माने उसके बाद। पहले जो चीजें हमने बताई उनको अच्छे से पढ़ो समझो, अब फिर तदनु उसके बाद में आसूत्रयेत माने ग्रंथ रचना करनी चाहिए। कैसे, नेता और रस के अनुकूल, नेता और रस के अनुगुण्य, अनुगुण्य मतलब होता है उसके अनुकूल, नेता के अनुकूल और रस के अनुकूल, मतलब अनुकूल नायक हो, अनुकूल रस हो जहां पर। और क्या करो, चित्राम कथाम मतलब विचित्र विचित्र कथा को, विचित्र विचित्र कथा को, ग्रंथ को रचना करनी चाहिए। आसूत्रयत मतलब जैसे सूत्र के द्वारा माला की रचना करते हैं वैसे ही इसमें रचना करनी चाहिए। और उचित, उचित वहां पर वचन हो, और चारु माने सुंदर वचन हो, ऐसे वचन माने वचनों के, प्रपंच माने विस्तार से, विस्तार से जो है क्या करनी चाहिए, ऐसे वचनों के विस्तार से जो है बढ़िया विचित्र अद्भुत रस वाली कथा को क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। वही बता दिया। इस तरह से रूपककार जो है वस्तु के समस्त भेद प्रभेद बता दिया। और यहाँ पर जो है उसको इन सबको विचार करके रामायण और बृहत् कथा जो कि गुणाढ़ ने लिखी है बता चुका हूँ आपको, तो इनको अच्छे से विचार करके और नेता रस के अनुकूल उचित और चारु कथनों के द्वारा विचित्र कथा की रचना उसको करनी चाहिए। ठीक है। सुंदर कथा की रचना करनी चाहिए, सुंदर कथनों के द्वारा, चारु माने सुंदर कथनों द्वारा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से धनंजय के द्वारा रचित 10 रूपक का प्रथम प्रकाश आप लोगों के समक्ष मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और ये अब समाप्त होता है। अब हम लोग अगले पाठ में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ लाभ हो रहा है, तो अवश्य इसको लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ
अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए और कमेंट के द्वारा आप भी मुझे बताइए कि अगर आपको मुझसे कुछ लाभ हो रहा है तो आप भी मुझे बताइए। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलेंगे हम लोग कभी अन्य पाठ में, और जिसमें आपके समक्ष हम आपको 10 रूपक का जो तृतीय प्रकाश है उसको भी हम प्रस्तुत करेंगे। तो सर्वेभ्यो नमो नमः।